कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल ने ताबड़तोड़ करीब 10 हमले किए। अचानक से हुए इन हमलों से मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात तो यह है कि खुद कतर ने भी कभी नहीं सोचा था कि उस पर ऐसा हमला कभी हो सकता है। लेकिन इजराइल ने न सिर्फ हमला किया बल्कि कई लोगों की जान तक ले ली। इन हमलों में एक कतरी सुरक्षा बल भी मारा गया। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल ने जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देश पर हमले की बात खुले तौर पर स्वीकार की हो। कतर ने इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वो इसका जवाब देगा। वहीं अरब देशों ने भी इजराइल के इस हमले की निंदा की है और कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन सवाल उठता है कि कतर और अरब देश कैसे इजराइल से इन हमलों का जवाब लेंगे। लंदन के किंग्स कॉलेज के स्कॉलर और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट एंड्रियास क्रेग ने बताया, शॉर्ट में कहीं तो कतर उन साधनों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें वो सबसे बेहतर जानता है, कूटनीति और कानून। इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं कि कतर भी ईरान की तरह अपनी धरती पर हुए इजराइल हमले का जवाब देगा या ऐसा जवाब दे पाने की वह स्थिति में है भी या नहीं। इजरायली हमले के बाद अरब के सभी देशों ने कतर का समर्थन और इजराइल की निंदा की है, लेकिन अभी तक इजराइल के हमलों का जवाब नहीं दिया जा सका है। सवाल बना हुआ है कि क्या ईरान जैसा दम ताकतवर अरब देश दिखा पाएंगे। दरअसल ईरान और अरब देशों की भूमिका, प्राथमिकताएं और क्षमताएं एक जैसी नहीं है। ये देश अमेरिका के अलाय और अमेरिका ही इनको सुरक्षा की गारंटी देता है। हालांकि इस हमले के बाद अरब देशों के नेता जरूर अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के बारे में सोच रहे होंगे। सऊदी, कतर, यूएई देशों की सेनाओं के पास कई एडवांस हथियार हैं जिनके इस्तेमाल पर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं ये मायने रखेगा। इन देशों ने विजन 2030 जैसे महत्वाकांक्षी योजना और कई आर्थिक सुधार प्रोग्राम शुरू किए हैं जो शांति और स्थिरता पर निर्भर करते हैं। इसके साथ ही इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय माना जाता है। ऐसे में इजराइल से युद्ध इन देशों के रिश्ते अमेरिका से खराब कर सकता है। अरब देश अमेरिका से अलगाव नहीं चाहते हैं क्योंकि ये कदम इन्हें आर्थिक अलगाव और ईरान से असुरक्षा के डर में धकेल सकता है। सवाल उठता है कि ईरानी नीति में आखिरकार फर्क क्या है। तो आपको बता दें, ईरान एक गैर अरब यानी फारसी शिया मुस्लिम बहुल देश है जिसकी विदेश नीति का लक्ष्य इस्लामिक क्रांति का विस्तार और इजराइल अमेरिका का विरोध है। ईरान की बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्ला, हुती, इराकी शिया मिलिशिया में है जो उसके लिए डेनिएबल प्लॉक्सीबल के तौर पर काम करते हैं, यानी वह कार्रवाई कर भी सकता है और उसमें अपनी संलिप्तता को खारिज भी कर सकता है। जबकि हमास को लेकर अरब देश और ईरान की सोच में फर्क भी है। अरब देश हमास को अपनी सीधी जिम्मेदारी नहीं मानते। हमास का समर्थन करना और उसके लिए सीधे युद्ध में उतरना दो अलग अलग बातें हैं। हालांकि अपनी संप्रभुता के उल्लंघन को लेकर इजराइल को जवाब दिया जा सकता है। हाल ही में देखा गया है कि अरब देशों की प्राथमिकता फिलिस्तीनियों की मदद करना रही है, ना कि खुद इजराइल के साथ एक पूर्ण युद्ध शुरू करना। उनके लिए आर्थिक विकास और रीजनल स्थिरता ज्यादा जरूरी है। वहीं ईरान की क्रांति का आधार ही अमेरिका और इजराइल का विरोध है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बार बार दोहराया है कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल छोटा। दोनों को खत्म करना शांति के लिए जरूरी है। अरब देशों की अमेरिका पर निर्भरता इराक के शासक सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमले के बाद से बढ़ी है। वह ईरान की क्रांति को अरब देश अपने लिए खतरा मानते हैं क्योंकि वह उनके किंगडम के बुनियादी ढांचे के लिए सीधे चुनौती है। इन देशों के लिए ईरान एक बड़ा क्षेत्रीय खतरा है। इजराइल से ज्यादा कहना गलत नहीं होगा। वे ईरान के प्रभाव को रोकना चाहते हैं जिसके लिए अरब देशों को अमेरिका की जरूरत है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि कतर और तमाम देश इजराइल से कैसे बदला लेंगे, क्योंकि इजराइल से बदला लेना अमेरिका से दुश्मनी पालना जैसा उनके लिए हो सकता है। गाजा की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है।
मंगलवार तड़के हमास ने इस्राएली सेना पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी के पास एक मेरकावा टैंक के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाका इतना भीषण हुआ कि टैंक में मौजूद चारों इस्राएली सैनिक मौके पर ही मारे गए। इसका विजुअल बेहद भयानक और डरावना है, जो शायद इस्राएल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इस्राएल कहता है, यह हाल के महीनों में किसी टैंक पर सबसे घातक और भीषण हमला है। फौरन बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। आईडीएफ का कहना है कि भागते वक्त 2 हमास लड़ाके मारे गए और एक इस्राएली सैनिक भी घायल हुआ। सेना ने इस पूरे हमले की जांच शुरू कर दी है। हमास का यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही जबालिया में इसके लड़ाके एक आर्मी चौकी पर धावा बोलकर 4 सैनिकों को मार चुके थे। उस वक्त भी इस घटना ने इस्राएल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमलों को लेकर चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के चंद मिनट बाद ही गाजा सिटी को लेकर एक नई चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने गाजा के रहने वाले नागरिकों से कहा, गाजा सिटी छोड़ दो, वरना नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहो। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इस्राएल अब गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी में है। उधर इस्राएली सेना आईडीएफ का दावा है कि गाजा सिटी में पिछले दिनों एयर स्ट्राइक कर 50 से ज्यादा ऊंची इमारतें ध्वस्त की गई हैं। सेना का आरोप है कि इन टावरों का इस्तेमाल हमास निगरानी और हथियारों के भंडारण के लिए करता था। एक टावर तो सुरंग नेटवर्क के ऊपर बनाया गया था, जो सीधे हमास के ऑपरेशन हब तक जाता था। आईडीएफ का कहना है कि स्ट्राइक से पहले नागरिकों को निकालने की चेतावनी दी गई थी ताकि आम लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। हजारों लोग अब गाजा सिटी से पलायन कर रहे हैं। गाजा सिटी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी है और दूसरी ओर इस्राएली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इस्राएल की रिपोर्ट बताती है, अब अगले कुछ दिनों में सेना गाजा सिटी में जमीनी घुसपैठ शुरू कर सकती है। हमास और इस्राएल की इस टकराहट ने जंग को और भी खतरनाक बना दिया है। टैंक पर हमला, हवाई बमबारी और अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। गाजा की धरती आने वाले दिनों में अब और खून खराबा देख सकती है, क्योंकि सीज फायर के बीच में ही इस्राएल ने कतर के दोहा में अटैक करके उस मामले को भी अब संदेहास्पद बना दिया है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में गाजा आखिरकार किस तरीके से अपने आप को बचाता है।